नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत जापान संबंधों की। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हाल ही में 2 दिन की भारत यात्रा पर आए। अपनी इस यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ का है। जापान अगले 5 सालों में $42 अरब का निवेश भारत में करेगा। दोनों देशों के बीच कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जापान लंबे समय से भारत के शहरों के बुनियादी ढांचे के विकास में मदद कर रहा है। जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? आज मुद्दा आपका में इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव, DPIIT के सचिव अनुराग जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मैं बात करूंगा पूर्व राजदूत जितेंद्र नाथ मिश्रा जी से। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मामले हैं, जापान और भारत के संबंधों को वो कैसे देखते हैं। साथ ही CII जापान समिति के सदस्य रुद्र पांडे जी भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है रुद्र जी। लेकिन शुरुआत हम करेंगे अनुराग जी से। अनुराग जी, एक बड़ा समझौता भारत और जापान के बीच हुआ है। खासतौर से अगर मैं आर्थिक और व्यापार की बात मैं करूं तो आप इसको कैसे देखते हैं, जापान के प्रधानमंत्री की इस यात्रा को, और साथ ही जो आर्थिक और व्यापार की दृष्टि से समझौते हुए हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं? जापान और भारत का बहुत गहरा रिश्ता है, 70 साल पुराना रिश्ता है और वाणिज्यिक दृष्टि से जापान के साथ हमारे रिश्ते अच्छा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। जापान जो है इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स हमारे देश में। टोटल जो उसका इन्वेस्टमेंट है $36 बिलियन से अधिक है। जी। उसकी कंपनीज की जो टेक्नोलॉजी है वो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी होती है। हमारी सॉफ्ट पावर और उनकी जो टेक्नोलॉजी की पावर है, दोनों मिलके इस दुनिया को बिल्कुल आगे ले जा सकने में सक्षम है। जी। हमारे रिश्ते इस तरीके से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 8 अलग अलग राज्यों में 11 टाउनशिप्स केवल जापानीज टाउनशिप बनी हुई है, जहां जापान से की जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्थापित है। इसको यदि देखें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लगा के तमिलनाडु तक जी। सभी राज्यों में ये उनकी टाउनशिप उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। जी। इससे पता लगता है कि ये जो हमारी पार्टनरशिप है हमारे देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ जापान में हमारे 40,000 से अधिक स्किल्ड वर्कर्स रहते हैं। जापान एक एजिंग पॉपुलेशन है, जी। तो वहाँ ये जो स्किल्ड वर्कर्स है वो जापान की गतिविधि में, उनकी इकोनॉमी की प्रोग्रेस में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो ये रिलेशनशिप और जिस प्रकार से क्वाड समझौता हुआ जी। और हम चारों देश जो मिले उसमें भी, उसके साथ भी देखा जाए, और जिस प्रकार से पूरी दुनिया में एक ग्लोबल सप्लाई चेन्स रियलाइन हो रही हैं अभी, और आजकल रिलायबिलिटी और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स के लिए जो सभी लोग अब +1 की बात कर रहे हैं, जी। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण समय में इस समय हम हैं जब सभी ग्लोबल जाइंट्स अपने नए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं। जी। और वो जो नए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना चाहने की बात है, उसमें भारत एक प्रमुख स्थल के रूप में स्थापित हो, ये महत्वपूर्ण है। जी। इस दृष्टि से भी जी। जापान और हमारी पार्टनरशिप अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। जाहिर सी बात है अनुराग जी की दुनिया में जिस प्रकार के कूटनीतिक संबंध बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं देशों के बीच के, उसमें भारत और जापान के संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अनुराग जी, मैं एक बात आपसे और समझना चाहता हूं। एक डिप्लोमेटिक नोट है जिसमें आर्थिक साझेदारी में बदलाव किए गए हैं, जो मेरी एक जानकारी है। क्या इस तरह के कोई बदलाव किए गए हैं आर्थिक साझेदारी के स्तर पर? अगर किए गए हैं तो वो क्या हैं और इसके क्या असर होंगे? यदि आप इसमें बदलाव की बात करें तो 2015 से 20 के बीच में तय ये हुआ था कि 3.5 ट्रिलियन येन जी। ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जापान की तरफ से इंडियन सिस्टम में, ओके। जो अलग अलग ODA के माध्यम से या जो दूसरे FDI के माध्यम से इन्वेस्टमेंट्स हैं।
और वो पूरा कर लिया गया 5 साल में। ये बहुत ही खुशी की बात है। उसके आगे जाके इस नए स्टेटमेंट में आपने यदि नोटिस किया हो, 5 ट्रिलियन येन जो कि करीब-करीब 3,20,000 करोड़ रुपए के बराबर होता है। अगले 5 साल में उतने इन्वेस्टमेंट ओडीए और एफडीआई के माध्यम से करने की बात है। ऑलरेडी 100 से अधिक जापान की कंपनी यहाँ पे हैं। जी, बड़ी-बड़ी कई ब्रांड्स जो हम लोगों ने अभी पीएलआई की स्कीम लाई थी, उसमें कम से कम 14-15 जापान की कंपनियों के ग्रांट्स मंजूर हुए हैं, जो कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएँगे। जब ये प्रोडक्शन बढ़ता है, तो लार्ज स्केल कंपनी जब क्रिएट होती है, तो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती है, उसकी ग्लोबल एक्सपोर्ट भी बढ़ता है और उसका फ़ायदा एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, टैक्स कलेक्शन के माध्यम से देश की इकोनॉमी को भी जी, होता है। तो पीएलआई जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, उसमें भी जापानीज़ कंपनी की बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है। जी, जी। बिल्कुल अनुराग जी। ज़ाहिर-सी बात है, तकनीक का मामला हो, व्यवसाय की बात हो, पर्यावरण की बात हो, साइबर सुरक्षा की बात हो, भारत और जापान जो हैं इन मुद्दों पर साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री की जो भारत यात्रा है, वो ऐसे समय पर हुई है जब यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरह का युद्ध चल रहा है और दुनिया के सामने जिस प्रकार की चुनौती हैं, खासतौर से अगर मैं कूटनीतिक स्तर पर बात करूं, क्वाड की बात मैं अगर करूं, चीन की भूमिका की बात करूं, हिंद प्रशांत महासागर की अगर मैं बात करूं, तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो भारत और जापान की इन मुद्दों पर भी चर्चा खासी मायने रखती है। जितेंद्र नाथ जी, आप कैसे देखते हैं जापान के प्रधानमंत्री की भारत की इस यात्रा को, कूटनीति के लिहाज से, आर्थिक दृष्टि से कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले आर्थिक दृष्टि से देखते हैं, जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने अभी गौर किया, अभी बताया। मैं पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, मनोज जी। जी, अ, शुक्रिया। आपने मुझे फिर बुलाया, बहुत खुशी की बात है। ये देखिए 3.5 ट्रिलियन येन, 5 ट्रिलियन येन को ये इसमें बढ़त होगी 5 वर्षों में। और सेक्रेटरी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये हमने निभाया है, पिछले 5 वर्षों का जो टारगेट था, और प्रधानमंत्री जी ने इसका बयान भी किया है। और ये हमारा जो जॉइंट स्टेटमेंट है, उसमें भी ये आया है कि 3.5 ट्रिलियन येन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, टारगेट हम मीट कर चुके हैं। ये भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है शेयर करने के लिए जनता के साथ, जी। क्योंकि हम चूक जाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं दुनिया में, और बहुत रेयरली, बहुत कम ऐसा होता है कि हम टारगेट मीट कर पाते हैं। उसकी वजह बहुत हो सकते हैं, हमारी डेमोक्रेसी में सबको साथ चलना है वगैरह वगैरह। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक पहले की बात बताना चाहता हूँ। जब पहले जापान की इन्वेस्टमेंट थी, मैं जापान फॉरवर्ड अखबार में पढ़ रहा था, 1969 से 1986 तक भारत का, साउथ एशिया का शेयर 0.1% ऑफ टोटल जापानीज इन्वेस्टमेंट सारी दुनिया में, 0.1%। और 0.5% एशिया का जो शेयर था उसका, साउथ एशिया का हिस्सा था 0.5%। मतलब हमारे रिश्ते कुछ थे ही नहीं, और वहाँ से हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसमें तो बहुत बढ़त हुई है और होगी भी। हमारी जो हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर्स हो रहे हैं, और कितनी चर्चाएं हो रही है और कितनी चीज़ें हो रही हैं, तो ये है। और दूसरी बात है, कूटनीति की तरफ से आप जो पूछ रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है। अभी क्वाड वर्चुअल समिट हुई थी, और हम मीडिया के रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं कि भारत पर बहुत बहुत प्रेशर था, दबाव था कि आप यूक्रेन के बारे में बात करें और हमारे साथ चलें। बाकी 3 क्वाड के देश, उन्होंने तो कंडेम किया है रशिया को, और वो आपस के अलाइज हैं। भारत किसी का अलाई नहीं है जी। और भारत का थोड़ा मामला कुछ और है। अब जापान का रशिया के साथ ऐतिहासिक समस्याएं बहुत है, क्यूराइल आइलैंड्स पर डिस्प्यूट है, और भारत का रशिया के साथ बिल्कुल उल्टा संबंध है। मतलब हमारे कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स तो कभी थे ही नहीं जी। और उसके अलावा रशिया हमें बहुत किसकी मदद देती है जिसमें हम खुद नहीं कर पाते हैं, ये सब हम जानते हैं। तो उनकी आउटलुक, हमारी आउटलुक कुछ अलग है। सिर्फ क्वाड की बात नहीं है, बायलैटरल स्तर पर भी वो चाहेंगे
कि रशिया के साथ उनके रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं हिस्टोरिकली, तो उनके और साथी मिल जाएं, लेकिन ये हुआ नहीं। यूक्रेन पर जो बातें हुई, हाँ, मीडिया में जापानीज स्पोक्समैन ने कहा है कि यूक्रेन पर बात हुई, जी। हम भी मानते हैं बात हुई, लेकिन यूक्रेन का शब्द आप देखिए, जॉइंट स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है आज, कोई शब्द है नहीं। और जी। और यूक्रेन पे क्या चर्चा हो रही है? जितेंद्र नाथ जी, Sovereignty? हाँ जी। जितेंद्र नाथ जी, यही भारत की कूटनीति की सफलता भी है कि भारत हर देश के हिसाब से अपने हितों को देखकर अपनी विदेश नीति पर आगे बढ़ता है। यही खूबी है भारत की विदेश नीति की। इसलिए आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं भारत की विदेश नीति की। रुद्र पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, रुद्रा जी, कि जो व्यापार की दृष्टि से अगर हम बात करें, जापान का भारत का बड़ा विकास में एक हिस्सेदारी है, भागीदारी है। आप इसको कैसे देखते हैं, खास तौर से जब हम व्यापार की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं? नहीं, ये धन्यवाद सबसे पहले तो हमें बुलाने के लिए, जी। अपॉर्चुनिटी देने के लिए। भारत और जापान की जो रिलेशनशिप है वो एक विश्वास की है, ट्रस्ट की है, और एक जापानीज वर्ड है दैट इज कॉल्ड तोमोदाची, बेस्ट फ्रेंडशिप की है, गहरी मित्रता की है। तो अभी क्या है कि पिछले 10 सालों में या 7 सालों में जब से मोदी जी आए हैं, किशिदा सान की जो रिलेशनशिप है वो जो G2G रिलेशन है, दैट इज वो प्रमोट कर रहा है इन्वेस्टमेंट्स की जापान से। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, और एज रिसेंट एज की कुछ महीनों पहले की एक कंपनी है जापान की, कुबोता कॉर्पोरेशन, जो हमने अभी रिप्रेजेंट किया उनको, उन्होंने सबसे बड़ी M&A एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट की है इंडिया में 1.5 बिलियन डॉलर की। तो जापान के लेवल से एक बहुत ही अग्रेसिव स्टैंड है, तो वो दिखाता है कि कितना इंडिया में कॉन्फिडेंस है जापान को। एंड इस तरह की जो रोल मॉडल्स हैं वो आगे आने वाले कंपनीज को भी कॉन्फिडेंस देंगे। सुजुकी ग्रीनफील्ड में बहुत बड़ा है, M&A में छोटी कुछ ही कंपनीज जो आई हैं वो आगे बढ़ रही हैं। जी। तो ये जो रिश्ता है टेक्नोलॉजी सपोर्ट का, वो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी और गहरा बनेगा। अगर मैं बात करूं कि अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, पहले केवल अगर आप देखेंगे जो सेक्टर सेंट्रिक था वो ऑटो सेक्टर था। अगर हम आज बात करें तो रियल एस्टेट में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है जापान से इंडिया में। अगर वो मित्सुई फुदोसान है, बैंगलोर में इन्वेस्ट कर रहा है, सुमितोमो रियल्टी बॉम्बे में कर रहा है, मारुबेनी बॉम्बे में कर रहा है, सुमितोमो कॉर्पोरेशन कृष्णा मारुति से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बना रहा है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो लॉजिस्टिक सेक्टर में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। अभी हाल ही में होंडा कंपनी ने एक नया बैटरी स्वैपिंग कंपनी के लिए कंपनी बनाई है, जो कि काफ़ी एक अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है इंडिया के लिए। तो उस तरह से हम देखें तो एक सेक्टर से सेंट्रिक नहीं रहा है रिलेशनशिप हमारा, ये सेक्टर बढ़ते जा रहा है। और अगर मैं बात करूं तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं जो छूटा है आज के डेट में। वो इस सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से और भी कंपनीज आ रही हैं। लेकिन मुद्दा एक्चुअली अगर आज हम देखें तो जो जापानीज एम्बेसी, हमारी जो एम्बेसी है जापान में, या जो जापानीज एम्बेसी है इंडिया में, हम लोग कोशिश कर रहे हैं विद CII एंड ऑल्सो केदारनाथ कि SME सेक्टर इंडिया है जो कि अभी लैक है। वो SME सेक्टर जापान से नहीं आ पा रही है, या तो लैंग्वेज बैरियर की वजह से नहीं आ पा रही है, या उनको रेडिली इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं मिल पा रहा है, इसलिए नहीं आ पा रही है। बट आने वाले समय में ज्वाइंट एफर्ट से बिटवीन CII, केदारनाथ एंड ऑल्सो एम्बेसीज, जेट्रो, हमें बहुत उम्मीद है कि SME सेक्टर आ जाएंगी। और जिस दिन SME सेक्टर आती है इंडिया में इन अ बल्क वे, फ्रॉम चाइना से जब इधर से मूव करेंगे, या ताइवान या अदर जो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनके साथ यहाँ आते हैं, तो एक ग्रोथ अलग लेवल की होगी और वो रियल सेंस में काफ़ी इंडिया के लिए अच्छा होगा। जी, अनुराग जी, 70वीं वर्षगांठ दोनों देश मना रहे अपने राजनीतिक संबंधों की, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारत और जापान के संबंध खासे पुराने हैं, मधुर हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी दोनों बहुत करीब हैं। अगर विकास की मैं बात करूं तो भारत के तमाम शहरों में जो विकास है उसमें जापान का एक बड़ा योगदान है। साथ ही अगर रेल परियोजनाओं की बात मैं करूं तो उसमें भी जापान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और कई रेल परियोजनाएं जापान के क्या जो सहयोग है उसके चलते सफलतापूर्वक चल भी रही हैं। इस इन्वेस्टमेंट को आप कैसे देखते हैं? अगर निवेश के लिहाज से हम देखें तो आने वाला समय कैसा है भारत और जापान के संबंधों के लिहाज से? जैसा अभी पिछले प्रश्न के
जी चर्चा के दौरान बात सामने आई कि 5 ट्रिलियन येन या 3,20,000 करोड़ रुपए के पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल में जापान की तरफ से प्रस्तावित है। तो उसमें यदि देखा जाए तो आप दिल्ली मेट्रो की बात करें, वो भी जापान के कॉर्पोरेशन से शुरू हुआ था। जी हाई स्पीड रेल का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में ढेरों परियोजनाएं जो लुक ईस्ट की हमारी पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है और पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसी है, उसके चलते चाहे गुवाहाटी की वाटर सप्लाई स्कीम हो, गुवाहाटी का सीवेज प्रोजेक्ट हो, नॉर्थ ईस्ट रोड का नेटवर्क हो, तमाम प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में वो भी चल रहे हैं। अभी जापान बैंक ऑफ इन्वेस्टमेंट ने एक सर्वे किया था। जी उस सर्वे में इन्होंने पाया कि जापान के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पोटेंशियल पार्टनर अगले शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क में अगले 3 सालों में यदि कोई है तो भारत है पूरी दुनिया में। ये जापान ने अपनी स्टडी की, उनके जापान JBIC ने, जी और तो वो दर्शाता है कि उनके लिए भी भारत कितना महत्वपूर्ण पार्टनर है। और हमारे लिए, जैसा मैंने बताया, टेक्नोलॉजी IT सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हमारी जो टैलेंट है, हमारे देश की जो टैलेंट है, वो अनमैच्ड है। हमारे देश के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उनकी एजिंग पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, सिस्टम्स अच्छे, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरिटीज। और जब ये कॉम्प्लीमेंटरिटीज मिलते हैं तो मिलके एक ऐसी चीज सिनर्जी पैदा होती है, कोई ऐसा काम होएगा जो कि काफी तेजी से प्रोग्रेस होगी। वो इन्वेस्टमेंट है, उनको उसके रिटर्न्स आएंगे और हमारे देश को एक प्रगति का नया आयाम मिलेगा। तो उस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशनशिप। जी जितेंद्र जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात को, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं तो सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं। जिस तरह की तनातनी आसपास के देशों से दिखाई देती है, यह महत्वपूर्ण है। ये आप कैसे देखते हैं, कितना जरूरी है भारत और जापान के हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के जो संबंध हैं उनकी मजबूती कितनी जरूरी है? ये बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल जॉइंट स्टेटमेंट से जाहिर है। उसमें ये चर्चा हुई कि फॉर एन ओपन एशिया पैसिफिक, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, ओपन रूल बेस्ड, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ये सब जो चर्चाएं हुई है वही भाषा है, एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज जो हम वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। और चीन के बारे में ये मामला तो चीन के बारे में है, और सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, UN चार्टर, इंटरनेशनल लॉ, हाँ ये तो यूक्रेन पर जो पैराग्राफ था उस पे आया, ये भारत का स्टैंड है। सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, UN चार्टर, इंटरनेशनल लॉ, डायलॉग, सेसेशन ऑफ वायलेंस, ये सब अप्लाई करता है इंडो पैसिफिक को भी। और ये भी जाहिर है, सेक्रेटरी साहब ने अभी मेंशन किया था कि नॉर्थ ईस्ट में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मामला है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और जापान ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं, हमारे पड़ोसी देशों में भी, बांग्लादेश में हम जॉइंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दुनिया इतना नहीं जानती है इसके बारे में क्योंकि चीन बहुत घुसा हुआ है बांग्लादेश में, और भारत में वो शक्ति नहीं है कि अपने आप, मतलब खुद दूसरों के बिना खुद अलग सा चीन के साथ compete कर सके इकोनॉमिकली। हमें वो कैपेसिटी नहीं है, तो हम जापान के साथ मिलकर बांग्लादेश में कर रहे हैं। अब जॉइंट स्टेटमेंट में बात हो रही है, आसियान में भी प्रोजेक्ट करेंगे और पैसिफिक आइलैंड्स में, यानी कि पैसिफिक, इंडो पैसिफिक का जो पैसिफिक का अंश है, पूर्वी अंश है, वहाँ पे भी हम एक साथ करेंगे। इसका क्या मतलब है? ये जो चीनी बेल्ट एंड रोड है उसको, मतलब वो एक टाइप का प्रोजेक्ट है, हम सब जानते हैं वो किस टाइप का प्रोजेक्ट है। चीन को शक्तिशाली बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए और साम्राज्य बढ़ाने के लिए चीन का, वो सब है। लेकिन हमें उसको काउंटर करना है तो हमें जापान देश जैसे देशों के साथ, उनके साथ चलना होगा, हम अकेले नहीं कर सकते हैं। और ये हमारी जो कूटनीति की खूबी है, अर्थनीति, कूटनीति, रणनीति सब मिले हुए हैं इसमें। ये इसकी खूबी है कि हम पहचानते हैं अपने आप को, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं दूसरों के साथ मिलके, और वही हम जापान के साथ कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में। जी रुद्र पांडे जी, जिस तरह से अपने आर्थिक उसको भारत ने
चीन से हटा के शिफ्ट किया है दूसरे देशों पर। मैं बात करूं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ताइवान से बात की जाए या जापान से बात की जाए, जो क्वाड देश हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान, अमेरिका, आप इस नेटवर्क को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि दुनिया की जो आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते हैं बहुत तेजी से बदल रहे हैं वो, तो चुनौतियां भी तमाम सारी हैं, भारत के सामने भी हैं, दुनिया के सामने भी हैं, आर्थिक स्तर पे भी हैं, जापान के सामने भी हैं सुरक्षा की दृष्टि से। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, अगेन ये जो कोलैबोरेशन है इन चार देशों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे एशिया के, अगर मैं बात करूं तो तीन बड़े पावर हाउसेज हैं, इंडिया, जापान एंड चाइना। जी। उसमें से दो जो हैं इस एसोसिएशन के पार्ट हैं, और साथ में जो सबसे दुनिया की बड़ी शक्ति है वो यूएसए है, वो भी इसमें है, और हमने साथ में ऑस्ट्रेलिया को ले लिया है। तो जो पूरा फोकस है इंडो पैसिफिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल कर रहे हैं। जैसे कि मिश्रा सर ने बताया कि ये इन्वेस्टमेंट और रिलेशन सिर्फ इंडिया सेंट्रिक नहीं रहा है आज के डेट में। आज के डेट में हम इंडिया से बियॉन्ड पूरे आसियान रीजन को हम देख रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया ने भी एक्ट साउथ पॉलिसी उन्होंने भी अडॉप्ट किया है, जो कि इंडिया को भी इंक्लूड करता है, आसियान को इंक्लूड करता है। तो ये जो रिलेशन है ये पूरे इंडो पैसिफिक के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने अभी सर ने बताया कि ये ओपन ट्रीटमेंट की बात हो रही है, पूरा खुला बाजार होना चाहिए, किसी के एक सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में अगर हम देखें तो ये रिलेशन अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से ट्रेड में सम्मिलित होगा, एक दूसरे का कोलैबोरेशन होगा, सप्लाई चेन मूवमेंट की जो हम बात करी आपने, इंडिया थोड़ा सा छोटा बेनिफिशियरी है बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शन दैट वी हैव, बट आने वाले टाइम में इंडिया समझ चुका है कि कहाँ चीज़ों को चेंज करना है। आज के डेट पे हम बात करें सप्लाई में चेन में, तो वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ तक कि म्यांमार भी बेनिफिशियरी रहा है सप्लाई चेन का। इंडिया आई से कि 5th लाइन पे है, बट आने वाले टाइम में जो भी चाइनीज सप्लाई चेन में थे, चाहे वो जापानीज कंपनी है विद जर्मन कंपनी या यूएस कंपनी, वो सारे कोलैबोरेट करके वापस इंडिया को देख रहे हैं। इसलिए अगर आज इंडिया हम बात करें तो हम एफटीए साइन कर रहे हैं अलग अलग देशों के साथ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेप्स है इंडियन गवर्नमेंट के साइड, जो कि सारा सप्लाई चेन लेके आएगा और पूरे इंडो पैसिफिक के लिए काफी हेल्पफुल बात करेगा। और आपने एक पहले बात करी थी जो इकोनॉमिक जो अग्रीमेंट है सेपा की, उसमें दो महत्वपूर्ण चेंजेस हुए हैं। एक तो चेंज किया है उन्होंने एक आर्टिकल 7 में जो कस्टम अथॉरिटीज है दोनों देशों की, उन दोनों देशों को एक दूसरे देशों के रिस्पेक्टिव कंट्रीज के कस्टम अथॉरिटीज माने जाएंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा इन दोनों देशों के बीच में वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के में यूज किया जा सकता है। पहले ये अवेलेबल नहीं था। दूसरी जो चेंज एक फिश है जो कि सुरमी फिश है, उसको एक्सपोर्ट के लिए जनरल टैरिफ में डाल दिया गया है, ताकि वो इंडो रिस्पेक्टिव फिश है जो कि जापान में अब एक्सपोर्ट होगी। जी अनुराग जी, साइबर सुरक्षा के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान समझौते में एक जो समझौता हुआ है उसका एक हिस्सा साइबर सुरक्षा भी है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? साइबर सुरक्षा जैसे भी बात चल रही है हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आने वाला जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो आईटी बेस्ड होते चले जा रहा है जी, चाहे उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोले, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले। अब जो इंडस्ट्री 4.0 है ये पूरी की पूरी तरीके से इंटरनेट और टेलीकॉम के माध्यम से संचालित व्यवस्थाएं होने वाली हैं। इसमें साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी व्यवस्था हो जाती है। और उसका दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है देश की सिक्योरिटी। देश की सिक्योरिटी के संबंध में भी जितने भी मैसेजेस का आदान प्रदान होता है, तो आज की तारीख में साइबर सुरक्षा देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट पहलुओं में से एक है जी। और फिर हम वापस घूम के उस बात पाएंगे सॉफ्टवेयर में बहुत स्ट्रांग भारत है और हार्डवेयर में स्ट्रांग जो देश हैं जापान उनमें से एक है। और फिर ये दोनों की एक तरीके से पूरक क्षमताएं हैं जो मिलकर एक महत्वपूर्ण परिणाम दे सकती हैं।
तो जी। इसलिए साइबर सिक्योरिटी का समझौता भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी। जैसे उदाहरण के लिए देखें हम लोग आपस में किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जी। मुझे ध्यान है नवंबर के महीने में, उस समय कोविड रेस्ट्रिक्शंस थे, ट्रैवलिंग नहीं अलाउड थी, तो हम लोगों ने वर्चुअली आपस में म्यूचुअल कॉपरेशन का फ्रेमवर्क साइन किया था। वाइस मिनिस्टर जी। जापान के जो है मेरे काउंटर पार्ट, उन्होंने और हमने जी। वर्चुअल मीटिंग की। पेपर दोनों ने अपने अपने साइन किया, पेपर एक्सचेंज होके दोनों ने दूसरे कागज पे साइन किया। इफ आई रिकॉल करेक्टली 16 नवंबर की बात। और इतनी जल्दी उसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क और पूरा डिटेल वर्क प्लान बन गया कि अगले 1 साल में कब कब कैसे कैसे मीटिंग होगी और किस किस डॉक्यूमेंट को हम लोग फाइनल करेंगे। उस समय ये बात शुरू हुई थी कि ये जापान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट, बात चल रही थी कि जनवरी या फरवरी में एक्सपेक्टेड होगी, तो 2 महीने का टाइम था। जी। इनिशियली हमारे कई साथियों ने जो इस पूरे सिस्टम में नेगोशिएशन में इन्वॉल्व रहते हैं, कहा था कि 2 महीने का समय किसी भी फ्रेमवर्क के डिटेलिंग आउट करने के लिए कम होता है। और उस समय हम दोनों ने, वाइस मिनिस्टर जापान और हम लोगों ने मिलकर तय किया कि नहीं, इस 2 महीने में हम इसको पूरा करके दिखाएंगे। और 2 महीने के टारगेट से चले थे हम लोग। बाद में विजिट थोड़ी पोस्टपोन हो गई, पर हमारी तैयारी उस समय भी थी। यदि 2 महीने बाद भी विजिट होती जनवरी के मिडिल में या एंड में, तो भी हम लोग उसको कर पाते। जी। तो काफी तेजी से, क्योंकि आपस में मुख्य मुद्दों पर सहमति है, तो काफी तेजी से हमारी कॉपरेशन आगे बढ़ रही है और दोनों देश मिलकर जो काम करेंगे वो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। जी। बिल्कुल। भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल भी मना रहा है और भारत और जापान के जो राजनीतिक संबंध हैं उनको भी 70 साल लगभग हो रहे हैं और उसका भी एक तरह से दोनों जो देश हैं वो मिलके उसका भी वर्ष मना रहे हैं। जाहिर तौर पे भारत और जापान के संबंध दोनों देशों के लिए तो अच्छे हैं ही, दुनिया के लिए भी शांति की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से खासे महत्वपूर्ण हैं। अनुराग जी, आपने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, रुद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।